इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है इतिहास दर्शन, जिसे लिखा है डॉक्टर झारखंडे चौबे ने। मित्रों, एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास क्या है। जब उसे कोई छोटा सा बच्चा पूछता है कि आप इतिहास पढ़ते हैं तो बताइए इतिहास क्या है, तो उसके सामने संकट यह होता है कि इस बच्चे को मैं किस तरह समझाऊं। और जब उसके सामने कोई बड़ा विद्वान या कोई विदुषी उपस्थित होती है जिसे पहले से बहुत कुछ पता होता है और वह आपसे पूछ ले कि इतिहास क्या है, तो संकट यह होता है कि इसे कौन सी बात बताएं और कौन सी बात न बताएं। तो मित्रों, डॉक्टर झारखंड चौबे लिखते हैं अपने पुस्तक के पहले ही अध्याय में, जिसका शीर्षक है इतिहास क्या है। लिखते हैं, भविष्य अंधकार में, वर्तमान भार स्वरूप है। आत्मसंतोष के लिए अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। सामाजिक विज्ञान के मूल स्रोत इतिहास के संबंध में परंपरागत रूप से विभिन्न अवधारणाएं रही हैं। इतिहास वास्तव में स्रोतों, अभिलेखों, संस्मरणों में वर्णित घटनाओं का न तो विवरण है और न ही अतीत तथा वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद। अधिकांश घटनाएं मनुष्य की कृतियां होती हैं। उनके पीछे मानवीय मस्तिष्क की भूमिका निर्णायक होती है। इतिहासकार द्वारा इन घटनाओं के भीतर प्रवेश करके क्रियाकलापों के परिवेश में मानवीय मस्तिष्क को समझना ही इतिहास है। इतिहासकार समसामयिक सामाजिक रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार अतीत की घटनाओं का निरूपण करता है। उसके प्रयास का लक्ष्य अतीत तथा वर्तमान के बीच ऐसे सेतु का निर्माण करना है जिसके माध्यम से वह समसामयिक समाज को अतीत का अवलोकन कराकर अतीत के उदाहरणों द्वारा वर्तमान प्रशिक्षित करे तथा भविष्य का मार्गदर्शन कर सके। इतिहासकार इस सेतु पर चक्रीय प्रकाश स्तंभ होता है, जिसका उद्देश्य अतीत का अवलोकन कराना, वर्तमान को प्रकाशित करना तथा उज्जवल भविष्य के लिए दिशा निर्देश करना है। इतिहासकार की इस निरंतर प्रक्रिया से ही इतिहास का उद्भव तथा विकास होता है। तत्व मीमांसा के प्रख्यात दार्शनिक आर.जी. कॉलिंगवुड का अभिमत है कि मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। अपने संबंध में चिंतन करते समय उसके हृदय में अचानक अपने पूर्वजों के विषय में ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा स्वयमेव प्रस्फुटित हुई कि वर्तमान का आविर्भाव कैसे हुआ। मानव हृदय में जिज्ञासा की इस जागृति ने मनुष्य को अतीत के कोणों में झांकने के लिए विवश कर दिया। अतीत संबंधी ज्ञान की उत्कंठा के परिणाम स्वरूप इतिहास का उद्भव तथा इतिहास चिंतन का श्री गणेश हुआ। यहीं से साक्ष्यों के आलोक में यथार्थ अतीत के प्रस्तुतिकरण की इच्छा इतिहास के रूप में प्रस्फुटित हो उठी। सतत चिंतन के परिणाम स्वरूप एक अवधारणा बनी कि वर्तमान का आविर्भाव अतीत के गर्भ से हुआ है। इस प्रकार वर्तमान के परिवेश में अतीत की गवेषणा मानव प्रवृत्ति की विकासात्मक प्रक्रिया का इतिहास बन गया। मनुष्य अतीत कालिक ज्ञान के अभाव में किसी कार्य में
सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। चंद्रमा के धरातल पर मानव अवतरण अचानक नहीं, अपितु अनेक प्रयासों का परिणाम रहा है। एक के बाद अनेक प्रयासों की त्रुटियों में सुधार करते हुए मनुष्य अपने लक्ष्य में सफल हुआ है। इतिहास चिंतन के उद्गम के विषय में विभिन्न सभ्यताओं की अपनी विशिष्ट अवधारणाएं रही हैं। इतिहास नामक अध्ययन की शाखा की उत्पत्ति यूनान में मिलती है। मित्रों, यह दुर्भाग्य है हमारा कि हम अंग्रेजों के अधीन रहे और उन्होंने इतिहास लेखन को अपनी दिशा में मोड़ दिया। वे कहते हैं कि इतिहास नामक अध्ययन की शाखा की उत्पत्ति यूनान में मिलती है। यदि हम भारतीय वाङ्मय का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि इतिहास मूल रूप से भारतीय अवधारणा है। खैर, इस समय मैं डॉक्टर झारखंड चौबे की पुस्तक का पाठ कर रहा हूं, इसलिए उनकी कही हुई बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। लिखते हैं कि इतिहास नामक अध्ययन शाखा की उत्पत्ति यूनान में मिलती है। इसका उद्गम बौद्धिक कार्य व्यापार के महान उद्वेग की एक अभिव्यक्ति के रूप में हुआ। परीक्षा सिद्ध गवेषणा के अर्थ में स्वयं इतिहास शब्द का प्रयोग उस समय हुआ। हिस्तोरे वह विशेषज्ञ होता था जिससे वाद विवाद के निपटारे के लिए अभ्यर्थना की जाती थी। मित्रों, इतिहास इतिहास है और हिस्ट्री हिस्ट्री है। इतिहास और हिस्ट्री में बड़ा अंतर है, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वह हिस्ट्री की कर रहे हैं। जब हम भारतीय दर्शन पर आधारित चर्चा करेंगे तब इतिहास की बात करेंगे। तो लिखते हैं डॉक्टर चौबे कि इतिहासकार से अभिप्राय वाद विवाद के निर्णय करने वाले व्यक्ति से होता था। सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति इतिहास का जनक हेरोडोटस था। यहां भी मेरी असहमति है कि क्या सारे अनुशासनों के जनक यूरोप में ही मिले हैं? ऐसी बात नहीं है। फिलहाल मैं डॉक्टर चौबे की पुस्तक का पाठ कर रहा हूं। वे लिखते हैं, सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति इतिहास का जनक हेरोडोटस था। मुझे तो इतिहास का जनक बोलते हुए हेरोडोटस को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि हमारे वेदों में इतिहास का उल्लेख है। यहां मैं यह कह सकता हूं कि सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस था, इतिहास का जनक नहीं। इतिहास शब्द से यानी हिस्ट्री शब्द से उसका अभिप्राय खोज तथा अनुसंधान था। यूनानी जाति की ज्ञान पिपासा हिस्ट्री की परिभाषा में प्रस्फुटित हो उठी। इस प्रकार यह सर्वमान्य है कि हिस्ट्री अथवा इतिहास, अब जब यह धारणा ही बन गई है कि इतिहास को हिस्ट्री कहना है या हिस्ट्री को इतिहास कहना है, तो मैं यदि कहीं हिस्ट्री की जगह इतिहास या इतिहास की जगह हिस्ट्री शब्द काम में लूं तो उसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। लिखा हुआ है, इस प्रकार यह सर्वमान्य है कि हिस्ट्री अथवा इतिहास का उद्गम स्थल प्राच्य संस्कृति का केंद्र यूनान रहा है। महान यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने, महान शब्द काम में लिया गया है, महान यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इतिहास चिंतन की आधारशिला का निर्माण किया। थ्यूसिडिडीज ने उस प्रासाद को विकसित किया। दोनों की अवधारणा
इतिहास की चक्रात्मक गति में रही है। दोनों की अवधारणा इतिहास की चक्रात्मक गति में रही है। इति है आस, इन तीन शब्दों का संश्लिष्ट स्वरूप इतिहास है। इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इस आख्या के अनुसार अतीत के जिन वृत्तांतों को हम विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें, उसे इतिहास की श्रेणी में रखा जा सकता है। सामान्यतः जन साधारण घटना संबंधी ज्ञान को ही इतिहास की मान्यता देता है। घटना की व्याख्या में कारण श्रृंखला तथा परिणाम श्रृंखला का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। भारतीय इतिहास चिंतन का यही मूल आधार रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ तो भारतीय चिंतन जो गहराई तक जाता है और कहाँ यूरोपीय चिंतन जहाँ गहराई नहीं है। प्रत्येक युग की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप इतिहास चिंतन का स्वरूप परिवर्तनशील रहा है। यूरोप में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन ईसाई इतिहास दर्शन एवं अवधारणा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। इन दोनों प्रतिक्रियाओं की चेष्टा उस प्राचीन विश्व संस्कृति की प्राप्ति थी जिसे खोया जा चुका था। क्रांतिकारियों एवं धर्म सुधारकों ने चर्च की निरंकुशता तथा संकीर्णता की कटु आलोचना की है। धर्म तथा राजनीति में समीक्षात्मक बुद्धि तथा रुचि का प्रतिपादन किया गया। इसके लिए विभिन्न युगों का अवबोध तथा विभिन्न समस्याओं के मूल्यांकन की अपेक्षा थी। प्राचीन साहित्य में रुचि के लिए जन सामान्य को यूनानी तथा रोमन इतिहास के अध्ययन तथा सोत्साह अनुकरण के लिए प्रेरित किया गया। ज्ञान तथा तथ्यों की सहायता से लोरेंजा वल्ला ने चर्च के प्राधिकार तथा उसकी परंपरा को अस्वीकार किया। अनम्य तथा परिवर्तनीय तथ्यों का निरूपण करने के लिए समीक्षात्मक रीति रिवाज को विकसित किया गया। परिणाम स्वरूप यूनान की समीक्षात्मक बुद्धि पुनः प्रतिष्ठित हो उठी। इतिहास का अध्ययन ऐसे दृष्टांतों की गवेषणा के लिए किया गया जिनसे मानव समाज शिक्षा ग्रहण कर सके। प्रलेखों का आलोचनात्मक अध्ययन इतिहास का प्रेरणा स्रोत बन गया। 16वीं सदी को पांडित्य का युग कहा गया है। सत्ता तथा परंपरा का परित्याग कर आधुनिक मनुष्य ने तथ्यों से जूझने में गर्व का अनुभव किया। यह बात आदरणीय गोविंद चंद्र पांडे जी अपनी किताब में लिखते हैं। वहीं से उद्धृत किया है चौबे साहब ने। भाग्यवश पांडुलिपियों का विशाल भंडार उपलब्ध था। अतः गवेषणा परक इतिहासकारों ने मूल्यांकन के सिद्धांतों के आधार पर उन्हें परिशुद्ध करके संपादित किया। इसी समय वैज्ञानिक युग का प्रारंभ हुआ। साक्ष्य तथा अनुभव को ज्ञान का प्रामाणिक आधार माना गया। इतिहास की पुस्तकों में इटली के फड़कते हुए जीवन की ध्वनि मिलती है। इस नवीन शैली से संपूर्ण यूरोप प्रभावित हो उठा। 20वीं सदी में इतिहास चिंतन का स्वरूप वैज्ञानिक होने लगा। कालिंगवुड तथा क्रोचे के अनुसार ऐतिहासिक ज्ञान मानव संबंधी ज्ञान का स्रोत है। क्रोचे ने संपूर्ण इतिहास को वर्तमान इतिहास कहा है, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार वर्तमान दृष्टिकोण से अतीत को देखता है। कालिंगवुड का प्रसिद्ध वाक्यांश सभी इतिहास विचारों के इतिहास हैं प्रसिद्ध है। इस प्रकार
इतिहासकारों ने इतिहास के अंतर्निहित गूढ़ रहस्यों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। राष्ट्रीयता का भयावह परिणाम प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध था। मित्रों, राष्ट्रीयता की भारतीय अवधारणा और राष्ट्रीयता की यूरोपीय अवधारणा में मौलिक अंतर है। 20वीं सदी में इतिहास चिंतन का स्वरूप सार्वभौमिक होने लगा। विश्व भ्रातृत्ववाद के परिवेश में इतिहास लिखा जाने लगा। H.G. वेल्स, टॉयनबी तथा स्पेंगलर ने H.G. वेल्स, टॉयनबी तथा स्पेंगलर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि इतिहास चिंतन का स्वरूप संकुचित तथा क्षेत्रीय नहीं अपितु सार्वभौमिक होना चाहिए। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को श्रृंखलाबद्ध करके सार्वभौमिक इतिहास की रचना की जानी चाहिए। परिणाम स्वरूप किसी राष्ट्र की समस्या को विश्व की समस्या मानकर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाने लगा। इस प्रकार प्रारंभ में इतिहास चिंतन अतृप्त ज्ञान तृष्णा को तृप्त करने का एक समाधान था, जो 20वीं शताब्दी में समस्त मानवीय कार्यकलापों तथा सार्वभौमिक परिवेश में विश्व भ्रातृत्ववाद के रूप में विकसित हुआ। इतिहास चिंतन का यही चरमोत्कर्ष है। तो मित्रों, इतिहास क्या है, इस संबंध में यह था अपना पहला पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्ते।